अब दिन रात अब हम डॉक्टर साहब के पास आ चुके हैं। डॉक्टर निहाल मसूद आज हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब से बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे आसान सहल ज़बान में हम इस मौजू पे बात कर सकें। आइए बग़ैर तमीद के डॉक्टर साहब को सलाम करते हैं। और कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आज मौजू बहुत ही हसास है और इस हसासियत को ज़हन में रख के हमने आपका इंतखाब किया कि आप हमें बता सकें कि लिम्फोमा क्या है, और इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप कुछ आपने सवाल पूछा लिम्फोमा क्या चीज़ है, जिसका बेसिक लिम्फोमा जिस तरह से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो आपने देखा होगा अगर अक्सर किसी का टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है तो गले में गुदूद आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नॉर्मली ये गुदूद होते हैं जो कि चने या मसूर या माश की दाल के बराबर के साइज़ के ग्लैंड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर इसका जाल बिछा हुआ होता है। ज़्यादा गले में होते हैं, बगल में होते हैं, नाफ के पास होते हैं, और जहाँ पर रान और टांग मिलती है पेट से वहाँ पर होते हैं और पेट के अंदर होते हैं। इनका काम क़ुव्वते मुदाफ़ियती सिस्टम जो है, इंसान का इम्यून सिस्टम जो बाहर से हमलों को, इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया वायरल को रोकता है, तो उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वते मुदाफ़ियती निज़ाम पैदा करना है। तो ये पार्ट जब इनका कैंसर होता है तब आप उसको लिम्फोमा कहते हैं। तो और ये यूजुअली मैंने जैसे बताया आपसे कि ये माश की दाल के या चने की दाल के साइज़ के होते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो ये ऑलिव साइज़ के, जैतून के साइज़ के, लीमू के साइज़ के, पोटैटो के साइज़ के, इस तरह की चीज़ें बढ़, तो दैट्स हाउ दे ग्रो। तो उनको उसी तरह से, और फिर ये कि ये जहाँ पर होते हैं उसके लिहाज से सिम्टम्स होते हैं, अलामात होती हैं। डॉक्टर साहब क्या इनकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं या सिर्फ एक ही तरह के होते हैं? जी, लिम्फोमा को दो मेरे ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। हॉजकिन्स डिजीज़ जो कि हॉजकिन्स लिम्फोमा में कहते हैं, और दूसरा नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा कहलाता है। ये दोनों कैटेगरीज़ पैथोलॉजिस्ट जो है, जो बायोप्सी लेगा, जो देखेगा माइक्रोस्कोप के नीचे, वो फिर बताता है। क्योंकि ऐसे बताना मुमकिन नहीं है कि जी मैं हाथ रख कर बता दूं कि ये जो गिल्टी है आपकी ये नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा या उसके लिए बायोप्सी करनी पड़ती है। और उसके अलावा हॉजकिन डिज़ीज़ की 4 मुख्तलिफ काइंड्स हैं, और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा की जो आप टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, इस पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर कोई तकरीबन इस वक्त 52 या 53 काइंड्स सिर्फ नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा की मौजूद हैं। ये और इनकी क्लासिफिकेशन करना इस वक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके ट्रीटमेंट्स, प्रोग्नोसिस, यानी कि प्रोग्नोसिस मतलब ये होता है कि मर्ज़ किस तरह का है, कितना लीथल है, कितना मोज़ी मर्ज़ है, उस लिहाज से कैटेगराइज़ किए जाते हैं। तो इसकी कैटेगरी के लिए पैथोलॉजिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। दैट्स वाई अगर किसी को कोई गिल्टी है, किसी बच्चे को, बड़े को, तो ज़्यादा अरसे ना पालें, बेहतर है कि उसका मुआयना करा लिया जाए। डॉक्टर साहब वो क्या बेसिक अलामतें हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि किसी को ये मसला हो चुका है? देखिए, सबसे एक तो होती हैं जनरल अलामातें, और जनरल अलामात बिल्कुल जनरल चीज़ें होती हैं कि भूख का ना लगना, वज़न कम होना। तो अगर स्पेसिफ़िकली अगर 10% आपकी बॉडी का वज़न बग़ैर डाइटिंग की प्लान किए हुए 3 महीनों में 10% से कम हुआ है तो आपको तशवीश का बाइस है। बुखार हो जाना, रोज़ाना बुखार का होना, चाहे हाई ग्रेड है, चाहे तेज़ बुखार, लो बुखार, और फिर पसीने आना। लिम्फोमा की बाज़ काइंड्स ऐसी हैं उसमें इतना पसीना आता है कि पेशेंट को अपने तकिए का कवर या चादर रात को चेंज करनी पड़ती है, नींद नहीं आती भीगा हुआ, या उसके अपने बनियान और अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करने पड़ते हैं। तो ये तो 3 जनरल सी काइंड्स हैं। फिर स्पेसिफिक है, किसी को अगर टॉन्सिल का लिम्फोमा है तो उसके गले बढ़ने, खाना नहीं खाया जाता। किसी को अगर नाक का लिम्फोमा है तो नाक ब्लॉक हो जाती है। किसी को आर्मपिट का है, बगल का है, तो दर्द होने लगता है, गले में गिल्टियाँ आ जाती हैं। उसके अलावा अगर किसी को लंग्स, और ये लिम्फोमा किसी भी पार्ट का होता है जिसके अंदर ब्लैडर्स, जिसके अंदर स्टमक भी होता है, मैदा का भी, कोलन का भी, जो बड़ी आंत है, फेफड़े का, हर जगह। बट लेकिन जो ज़्यादा कॉमन साइट्स होती हैं वो गले का होता है, बगल का होता है, और ये जो रान और टांग के बीच का एरिया है, सबसे पहले इंसान यहाँ पर, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको इंसान कभी नहाते हुए या आईने में देखते हुए पिक करता है कि जी मेरी ये गिल्टी है बड़े अरसे से, ही क्या है, तो देखूं उसको। तो 2 हफ्ते तक देखना सही है, लेकिन अगर 2 हफ्ते के बाद नहीं सही हो रही है तो फिर कराएं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में या तो ये टीबी होती है या फिर ये कोई लिम्फोमा की टाइप की चीज़ होती है। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो रेजिस्टेंस पावर होता है, सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, उसके अंदर की ख़राबी है, और ये पूरे जिस्म में फैला होता है तो यकीनन ये कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ये जब गांठ हो जाती है तो इसमें कोई दर्द होता है या बग़ैर दर्द की होती है? जी देखिए, सबसे एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात जो कि जनरल पब्लिक के लिए ज़रूरी है कि जो गांठें दर्द नहीं करती हैं, जो कि पेनलेस कहती हैं, जिन पे दर्द नहीं
फील होता वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं बनिस्बत जिन गांठों में दर्द होता है। अगर किसी को इन्फेक्शन है, टॉन्सिल है या कॉमन फ्लू है, उसके अंदर जो आती हैं गांठें या गिल्टियाँ, उसके अंदर दर्द होता है क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। तो सोजिश का दर्द होगा। कैंसर जब होता है मौजूद, तो कैंसर में सोजिश यूजुअली नहीं आमतौर से होती है, तो कैंसर के अंदर दर्द नहीं। तो जो पेनलेस स्वेलिंग्स हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, इसलिए उसकी बायोप्सी ज़्यादा जल्दी करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बाज़ कैंसर्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर दर्द भी होता है। अगर कोई गांठ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है तो उसके अंदर पेन होगा, और कोई गांठ अगर बरसों से है, बाज़ लिम्फोमा जैसे फॉलिकुलर लिम्फोमा ऐसे होते हैं जो बरसों से होते हैं। मतलब कोई आदमी कह रहा है कि जी हाँ जी, तो मेरे 4 साल से गिल्टी है और अब इसमें ठोकर लगी या मुझको टाई बांधने में प्रॉब्लम हो रही थी या बेल्ट बांधने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बायोप्सी कराई तो पता चला इसमें लिम्फोमा है। तो जी ये 4-5 साल से कैंसर कैसे मेरे? तो कुछ ऐसे लिम्फोमा होते हैं जो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, यानी कि डबलिंग टाइम, यानी कि उनकी साइज़ का दुगनापन जो है वो 5 साल के बाद दुगने होते हैं। यानी कि एक चने की दाल से वो एक मटर का दाना बनने में 4 साल लगते हैं। लेकिन कुछ कैंसर ऐसा होते हैं जो आपकी आंखों के सामने ग्रो करते हैं। जैसे बच्चों के अंदर लिम्फोमा होता है, बर्किट्स लिम्फोमा। आप रात को देख कर गए बच्चे को, वो ठीक ठाक है, गिल्टियाँ हैं, सुबह आकर देखा आपने तो बच्चे की इतनी गिल्टियाँ बढ़ गई कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ये इतने वेरिएबल, इतने डिफरेंट तरह के लिम्फोमाज होते हैं। तो बाज़ लिम्फोमा में पेन होता है जो रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं, और जो लिम्फोमा लंबे अरसे से, जिसको दायमी या क्रॉनिक लिम्फोमाज जो होते हैं, उसके अंदर दर्द नहीं मिलता है आमतौर से। तो आप पब्लिक इस चक्कर में नहीं रहे कि अगर मेरी इस गांठ में दर्द नहीं हो रहा है तो ये कैंसर नहीं है या कैंसर है। ये आप उस डॉक्टर पर फैसला छोड़ें जो कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड है, और जिसको ये फैसला करना आता है कि इसका क्या करना है। खुद फैसला ना करें अल्लाह के वास्ते अगर कोई चीज़ 2 हफ्ते के बाद भी परसिस्टेंट है। और स्पेशली बच्चों में मैं देखता हूँ कि माएँ जो हैं, बच्चों को किसी ने बताया वो उनको कुछ हार पहना रही हैं नॉट्स बांध कर और ये सब चीज़ें करा रही हैं। ठीक है, एक हद तक करना सही, लेकिन अगर 2 हफ्ते के बाद बच्चे को फीवर है, जो बच्चा अपनी ज़बान से कंप्लेन नहीं कर सकता कि अगर उसका बुखार हो रहा है, बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है बच्चा खा नहीं रहा खाना, ना पानी पी रहा है, ये सारी चीज़ें तशवीश के बाइस हैं। और अगर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएं और जो भी करने वाली चीज़ है तो वो करें। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो आखिरी स्टेज पर होते हैं, पता चला वो हर जगह से फिर कर, हर किसी ने सब चीज़ें ट्राई कर ली, किसी ने टीबी का भी ट्रीटमेंट दे दिया विदाउट डायग्नोसिंग टीबी। मैं मानता हूँ ये टीबी हमारे माशरे, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में है, लेकिन हर गिल्टी को टीबी ना कंफर्म किया जाए जब तक उसकी बायोप्सी नहीं होती। क्योंकि बहुत से लिम्फोमा प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं कि जी टीबी की दवाएं दी, ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, और फिर जब वो इतना बढ़ गया तब बायोप्सी हुई तो पता, उस वक्त तक पता चला वो गले से निकल कर जिगर तक फैल गया या फेफड़े तक फैल गया या बोन मैरो तक फैल गया। और बच्चों में लिम्फोमा बहुत एग्रेसिव लिम्फोमा होते हैं। बड़ों और बच्चों में लिम्फोमा में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि बड़ों में लिम्फोमा क्रॉनिक भी हो सकते हैं जो कि स्लोली बढ़ें, लेकिन बच्चों में लिम्फोमा इज़ ऑलवेज एग्रेसिव लिम्फोमा, और अगर नहीं ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो ज़िंदगी को ख़तरा होता है विदिन अ मंथ और सो। तो आपको बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि लिम्फोमा की जब बात हो रही है और जितनी तफसील से आपने बात की गो कि अभी उसमें तो बहुत तफसील पे जा सकते हैं एब्सोल्युटली लेकिन इख्तिसार के साथ जितनी गुफ्तगू हुई उससे तो ये अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही तवील फ़हरिस्त है इसकी। क्या इस कदर तवील फ़हरिस्त वाले मर्ज़ का इलाज पाकिस्तान में जी देखिए, ये जो सारा मैंने चक्कर जो बताया आपको इतनी लंबे चौड़े, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स के लिए हैं, पैथोलॉजिस्ट के लिए हैं। पेशेंट के लिए डायग्नोसिस ये है कि लिम्फोमा है, और लिम्फोमा या हॉजकिन्स या नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा में सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो इसका सेलिंग पॉइंट है, वो ये कि इट्स पोटेंशियली क्यूरेबल, यानी कि इसका काबिल इलाज है भरपूर तरीके से। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि कैंसर के अंदर हर किसी के आउटकम अच्छे नहीं होते हैं। कैंसर है, लेकिन ये कि 70 से 80% तक पूरी तरह से मुकम्मल इलाज मुमकिन है, अगर चाहिए फैला हुआ हो भी तब भी पॉसिबल है। लोगों का आमतौर से ख्याल है कि जी ब्रेस्ट कैंसर है या कोलन कैंसर है, वो फैला हुआ है, तो वो बात सही है। उसका पूरी तरह से क्योर, जिसको आप कहते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड क्योर है, मेरे ख्याल में उर्दू में उसका ट्रांसलेशन इलाज, काबिल इलाज एक अलग चीज़ है कि ट्रीटेबल है, लेकिन क्योर पॉसिबल है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर फैला हुआ है, कोलन कैंसर, उसका क्योर पॉसिबल नहीं है, चाहे आप दुनिया में जितनी महंगी से महंगी दवा इस्तेमाल कर लें, ट्रीटमेंट पॉसिबल है।
लेकिन लिम्फोमा इस तरह के हैं कि जिसका क्योर पॉसिबल है, कि बच्चे का बड़े का ट्रीटमेंट कर दिया आपने 6-8 महीने ट्रीट कर और अब वो उसको कैंसर नहीं वापस आएगा, तकरीबन 70-80% में। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं कि वापस भी आ जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी है, जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव कीमोथेरेपी है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उसके। और अगर कीमोथेरेपी इसके बाद बाज़ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, आपने उनको कीमोथेरेपी दी, रेडिएशन थेरेपी दी, उसके बाद ठीक हो गए, वो पता चला 5 साल के बाद वापस आ गया, 4 साल के बाद वापस आ गया, उसके लिए फिर से आप कीमोथेरेपी देते हैं और फिर उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक करते हैं। और ये तमाम चीज़ें अल्लाह का फ़ज़ल है कि पाकिस्तान में जो मेयारी कैंसर की सहूलतें जिन हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, वहाँ ये तमाम ट्रीटमेंट्स, चाहे वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हो, डायग्नोस्टिक्स हों, पेट स्कैन भी इसके अंदर यूज़ होता है, बोन मैरो बायोप्सी है, स्टेजिंग की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, कि स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि मर्ज़ कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसके लिए आपको पेट स्कैन कराना, सीटी स्कैन, बोन मैरो बायोप्सी, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं पाकिस्तान में। लाहौर में भी मौजूद हैं, कराची में भी मौजूद हैं। उसके अलावा जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, चाहे वो टारगेटेड थेरेपी हो या नॉन टारगेटेड थेरेपी हो, कीमोथेरेपी, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं और बड़ी स्टैंडर्ड की चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद अगर ये लिम्फोमा वापस भी आ जाए तो उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक करते हैं उन पेशेंट्स के लिए। कि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक नौबत पहुंचती है तो उसका क्योर रेट 70 और 80% से कम होकर 50% तक आ जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट दुनिया जहां में यही है और ये भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत गुफ्तगू में जो आपने हमें समझाया है, बताया है, यकीनन वो बहुत से हमारे नाज़रीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ एक बात, आखिरी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप योगा और मेंटल हेल्थ में बहुत एक्टिव हैं। मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस में ये बताना चाहूँगा कि लिम्फोमा के जिन पेशेंट्स का आउटकम अच्छा होता है, उसके लिए आई थिंक योगा इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। योगा से ना सिर्फ पेशेंट को अंदर से रूहानी सुकून मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के अमल से गुज़र रहे होते हैं, तो वो सपोर्ट फैमिली के बाद उनको इन सारी चीज़ों से मिलता है। तो पेशेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के मुतालिक सोचें और आप बहुत अच्छा काम करें और इस काम को अल्लाह ताला आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मैं यही कहूँगा कि आपकी गुफ्तगू से वो चिराग जो बुझते जा रहे थे, दोबारा उनको जलाने को दिल करता है, लगता है कि वो चिराग जलते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, जहाँ पे हमने गुफ्तगू की तो कुछ ऐसा लगा कि मसला तो बड़ा गमगीर है, न जाने क्या होगा, लेकिन गुफ्तगू जब आगे चली तो लगा कि सब कुछ तो यहाँ है, सिर्फ मसला है आगही का। लोग इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाते कि कभी कभी उनको भी कुछ हो सकता है। वो समझते हैं कि सब कुछ जो होगा दूसरों को होगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और जब कभी आपको कुछ ऐसा हो जाए तो डॉक्टर्स को मत भूलिए, इसलिए कि मर्ज़ तो अगर हमें हो सकता है, इलाज मौलिज ही करेगा, मौलिज के अलावा इलाज नहीं होगा। उम्मीद है कि आज के इस मुफस्सल गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ जाना होगा। मैं यहाँ पे इस हिस्से को अब ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपको कहीं जाने नहीं दूँगा, इसलिए कि हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद फिर हम आएंगे और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि योगा मदद करता है, तो देखेंगे योगा किस तरह मदद करता है लिम्फोमिया के मरीज़ों की।